देखिए, अभी मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। बिहार सरकार से जुड़े व्यक्ति लोग आए हुए हैं, विधायक लोग आए हुए हैं और कहीं ना कहीं मैं उनसे आपको मिलाने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये रोहतास ज़िला का ये अतिथि गृह है और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक कमेटी आई है, एक समिति आई है। वो समिति कृषि उद्योग समन्वय समिति है। मैं उनके सभापति से मिला रहा हूँ। कुछ विधायक भी हैं, जो गोपाल रविदास जी हैं, ये फुलवारी शरीफ के विधायक हैं। मंजू अग्रवाल जी हैं, ये शेरघाटी की विधायक हैं। काफ़ी चर्चित विधायकों में नाम शुमार किया जाता है और साथ ही साथ जो सभापति हैं वो तरारी के विधायक हैं। एक विधायकों की टीम आई हुई है यहाँ। मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ। कुछ मुद्दे पे उनसे मैं बात करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा, लाइव करूँगा। आप लोग देखेंगे, सुनेंगे, ये कहेंगे कि सरकार की क्या योजना है और आगे उन लोग क्या करना चाह रहे हैं। आप तरारी विधायक सुदामा प्रसाद जी हैं, मैडम मंजू अग्रवाल जी ये शेरघाटी विधायक हैं और फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास जी हैं। ये सारी टीम है। और भी विधायक इनके शामिल थे लेकिन वो लोग जा चुके हैं। मैं इनसे कुछ मुद्दे पे बात करूंगा और इन लोगों का क्या कहना है मैं आप लोगों को लाइव करा रहा हूँ, सुना रहा हूँ क्या इन लोगों का कहना है। सर, हम लोग बिहार दर्शन से हैं सर। जी धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग सासाराम आए हैं, समिति लेकर आए हैं, उसके लिए इस बहुत बहुत सासाराम की धरती पे आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। अभी 4 नवंबर से 8 नवंबर तक शाहाबाद के चारों जिलों का भ्रमण था। कृषि विभाग के विभिन्न ब्रांचों के अधिकारियों के साथ समीक्षा के लिए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं बिहार के किसानों की समृद्धि के लिए, उनकी खेती को विकसित करने के लिए, तो वास्तव में ये माने योजनाओं का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंच रहा है कि नहीं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आज बिहार में भी लंबे समय से खेती घाटे का सामना कर रही है। कृषि लागत बढ़ रहा है लेकिन फसलों का दाम जो है वो स्थिर है या नामात्र को बढ़ता है। तो आज खेती जो घाटे में जा रही है, तो घाटे की इस खेती से उब करके जो बड़े बड़े भूधारी किसान थे, धनी किसान थे या भूस्वामी थे, अगर उनके पास रोज़गार का दूसरा विकल्प है, उनके घर में सरकारी नौकरी है, उनका ट्रक बस चल रहा है, उनका अगर बड़ा व्यवसाय है सीमेंट छड़ कपड़ा का, तो वो खेती नहीं कर रहे हैं बल्कि वो खेत बटाई पर लगा रहे हैं। तो कल के जो खेत मजदूर थे वो आज बटाईदार किसान हो गए हैं और उनकी संख्या जो है बिहार में 80 से 90% के बीच में है। पिछले दिनों 2010 में बिहार में भूमि सुधार आयोग का गठन किया गया था डी बंदोपाध्याय जी के नेतृत्व में, और उस आयोग ने सिफारिश किया था कि अगर आप बिहार को पिछड़े राज्यों की सूची से बाहर निकालना चाहते हैं, बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार की खेती को बचाना चाहते हैं, तो आप बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन कीजिए, उनको पहचान पत्र दीजिए। क्योंकि घाटे की खेती का भार बटाईदार किसानों के कंधे पर है और जब उनको खेती का लाभ मिलेगा तभी वो उत्साहित होंगे और खेती को टिकाए रखेंगे या उसको विकसित करने के लिए आगे ले जाएंगे। तो दुर्भाग्यवश ये मांग तो उनकी पूरी नहीं हुई अनुशंसा, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि भाकपा माले का जो विधायक दल है, जो पिछले विधानसभा में 3 की संख्या था, उसके पहले भी हम लोग लगातार रहे हैं, या अभी 12 का विधायक दल है, हम लोग बटाईदार किसानों के रजिस्ट्रेशन और बटाईदार किसानों को पहचान पत्र देने की मांग लंबे समय से उठा रहे हैं। हम लोग करीब 30,000 करोड़ का कृषि बजट होता है और इस तरह से अगर 80% भी माना जाए तो उसमें बटाईदार किसानों का हिस्सा 24,000 करोड़ का हुआ। लेकिन वास्तविक किसानों तक ये लाभ नहीं पहुंच रहा है, बल्कि बीच में बिचौलिए, नौकरशाह या जो है राजनीतिक लघुए भगुए उसको हड़प कर जाते हैं। और इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने ये दौरा रखा और कहिए कि हमने ये ज़रूर ताकीद किया था सभी अधिकारियों को कि आप जो अपना प्रतिवेदन पेश करें उसमें आप ये ज़रूर लिखें कि आपने जो लाभ दिया किसको दिया, किस गांव में दिया, कितना दिया और उनका मोबाइल नंबर क्या है। लेकिन दुर्भाग्यवश सभी जगहों पर इस चीज़ की अनदेखी की गई और हमने कुछ जगह अपना बार बार कहने के बाद दिया। अभी जैसे अभी कल हम लोग आ रहे थे कैमूर से भभुआ से, तो रास्ते में मालूम हुआ कि लघु
उद्योग के लिए उद्योग विभाग ने एक माने निर्मल कुमार जायसवाल हैं, उनको 10 लाख का लोन दिया। और हम लोग आए स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए बक्सा का कारखाना बनाने के लिए। तो हम लोग गए तो बेचारे टरकाना चाहे कि नाश्ता कर लीजिए। फिर बड़ी गली थी जाने के लिए, उसको ले जाने के बजाय अपने घर से संकरी रास्ते से ले गए। और हम लोग वहाँ गए तो देखे कि 5-6 ठो बक्सा रखा हुआ, लगा कि अभी रखा गया है। और वहाँ ना कोई बक्सा बनाने का मशीन थी और ना ही कोई लेबर था और ना ही कोई माने सामग्री थी जिससे बक्सा बनाया जाता है। और हम लोगों ने निर्णय लिया, अधिकारियों को भी कहा कि ये तो बड़े शर्म की बात है कि वास्तविक जो में लघु व्यवसायी हैं, जो वास्तव में ये फर्जी काम करते हैं, आप लोग बक्सा के कारखाने के नाम पर लोन लिया और क्या किया आप लोगों ने पता नहीं, कारखाना गायब है। तो ये तो कहिए कि एक मिसाल है। उसी तरह से इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि आप लाभुकों का फ़ोन नंबर और राशि दीजिए। तो खैर हम लोगों ने सबको ये कहा है कि आप 22 नवंबर तक आप बिहार विधानसभा के समिति के पास ये अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराइए। तो एक बात ये हम लोगों ने देखा, हम लोग चाहते हैं कि जो डीजल सब्सिडी है, फसल क्षति का मुआवजा है, आपको मान लीजिए कि केसीसी खोलने का सवाल है, धान क्रय केंद्र पर उनका धान खरीदने का सवाल है, ये हो। पहचान पत्र के अभाव में ये नहीं होता है। जहाँ भी वो जाते हैं लाभ के लिए कहा जाता है कि ज़मीन के मालिक से लिखवा कर लाइए। एक सवाल है सर आपसे, जितना सारी प्रॉब्लम है, हाँ, जैसा आप बता रहे हैं कि उस हिसाब से देखा जाए, एक शब्द कहा जाए कि घपला हो रहा है। हाँ, इसका दोषी सरकार है कि नहीं है? देखिए अब तो क्या कहा जाएगा, हाँ माने सरकार के संज्ञान में तमाम चीज़ें हैं, सरकार भी जान रही है। और लेकिन हम समझते हैं कि जिस लेवल पर कड़ाई होना चाहिए उस लेवल पर कड़ाई नहीं हो रही है। अब तो जिस तरह का माने एनडीए सरकार में पुलिस थाने चलते थे, सरकारी अधिकारियों का जनता के प्रति जो रुख रहता था, हम समझते हैं कि सरकार बदली है तो इस रुख में बदलाव आना चाहिए। कोई नया चीज़ दिखाई पड़ना चाहिए कि हाँ भाई नई सरकार है, नए ढंग से काम कर रही है। जो अधिकारी जनता की नहीं सुनते हैं, ब्लॉक हो बैंक हो, वहाँ सुनी जा रही है। या जो थाने अपराधियों को पकड़ने के बजाय जिनकी हत्या हुई है उसी के परिजनों को या कोई अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है तो उसी पर एफआईआर कर दे, ये तो नहीं होना चाहिए। अगर ये एनडीए सरकार में हो रहा था तो इस सरकार में नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों पर रोक लगना चाहिए। हम लोग तो यही कहेंगे कि नई सरकार है तो जो नई तेवर के साथ है, सरकार ने रोज़गार का वायदा किया था हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कि हम 10 लाख रोज़गार देंगे। तो हम समझते हैं कि उस दिशा में ज़मीनी लेवल पर जो आम जनों तक पहुंचना चाहिए, माने फ़ायदा या जो अधिकारियों का रवैया है उसमें बदलाव होना चाहिए, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। तो क्या आप अपनी समिति के माध्यम से बदलाव लाएंगे? हम लोग प्रयास कर रहे हैं। समितियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, समितियों को अनुशंसा का अधिकार है। जैसे पिछली बार मैं विधानसभा में पुस्तकालय समिति का चेयरमैन था और मुझे ये बात कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी समिति ने, पुस्तकालय समिति ने बिहार विधानसभा के 100 वर्षों के इतिहास में अपना पहला प्रतिवेदन पेश किया। न सिर्फ बिहार का, शायद पूरे भारत का पहला प्रतिवेदन पेश किया, क्योंकि हम लोगों ने रिपोर्ट मांगा था। बिहार विधानसभा के अलावा हम लोगों ने भारत की जितनी विधानसभाएं हैं सबको चिट्ठी लिखा अपनी समिति की ओर से कि आपके यहाँ अगर कोई पुस्तकालय समिति है और उसका कोई माने प्रतिवेदन पेश हुआ है पुस्तकालयों की संरक्षा, उनकी मजबूती और विस्तार के लिए, तो वो हम लोगों को दिया जाए। लेकिन कहीं से कोई समग्र प्रतिवेदन नहीं आया। कहिए कि मेघालय से आया, किताब कितना है पुस्तकालय में, और असम के हिस्से कितना गया, मेघालय के हिस्से। उत्तर प्रदेश का एक प्रतिवेदन आया जो बैठक का मिनट बुक था। एक जो है प्रतिवेदन आपको मध्य प्रदेश से, उसमें भी मीटिंग की कार्रवाई की, लेकिन पुस्तकालयों के लिए क्या किया जाए ये कुछ नहीं था। और हम लोगों ने आपको जानकर माने सुखद आश्चर्य होगा कि जो इतिहास के कूड़ेदान में 489 माने पुस्तकालय डाल दिए गए थे सरकारी, उनमें से हम लोगों ने 439 को खोज निकाला है। और तमाम जिलों के डीओ को ये आदेश दिया गया है कि आप उनकी अद्यतन स्थिति से हमें अवगत करावें। और शिक्षा विभाग ने पहली बार अपना पुस्तकालयों के लिए नियमावली बनाया, और मैं समझता हूं कि बहुत छोटा कार्यकाल रहा, लेकिन हम लोग
करते हैं, यहाँ भी आए हैं तो हम सकारात्मक प्रयास करेंगे। तमाम अधिकारी भी कह रहे हैं कि पहली बार एक साथ 8 विधायक चल रहे हैं, 6 विधायक मीटिंग में बैठ रहे हैं, हर चीज़ की बारीक से समीक्षा की जा रही है, ये हम पहली बार देख रहे हैं। तो सर आप 3 यहाँ विधायक मौजूद हैं, 5 और कौन कौन थे आपके साथ? आप जैसे देखिए अभी इस तरह से जुड़ेगा, देखिए हमारे कमेटी में 10 विधायक हैं, लेकिन कहीं भी 10 विधायक हैं तो कम से कम उनको 20 कमरा चाहिए रहने के लिए, एक विधायक के लिए, और एक जो उनके स्टाफ हैं 21 कहिए, एक जो विधानसभा के अधिकारी आए हैं, लेकिन कहीं भी हम लोगों के ठहरने की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई चलिए इसको बांट करके हम लोग चलाएं। तो 8 विधायक शुरू किए थे आरा से, ठीक ना, फिर इसके बाद यहाँ 6 आए, वहाँ भी कैमूर में भी 6 थे, फिर इसके बाद बक्सर में माने जगह नहीं थी, दो मैंने, अब तो बड़ा शर्म की बात है कि माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने बक्सर सर्किट हाउस में 2 कमरा में ताला बंद करके रखा है, और माने ये बड़ा शर्म की बात है। और दोनों विधायक वहाँ से माने कमरा नहीं था, चले गए। एक तो पूर्व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय जी थे, एक अरेराज के विधायक माननीय विधायक श्री अरुण सिंह जी थे, चले गए कि अब हम लोग कहाँ रहें, रोड पर रहेंगे, फुटपाथ पर सोएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार को अगर समितियों को चाहती है, सरकार की समितियों के सभी विधायक एक साथ चलें तो उनके ठहरने की व्यवस्था कम से कम होनी चाहिए। आप खाना मत खिलाए चल जाएगा, लेकिन अगर समिति आती है तो उनको ठहरने के लिए जगह दीजिए। इसलिए संख्या हमारे साथ कम है, अन्य लोगों के साथ क्यों है वो तो वो ही बताएंगे, लेकिन हमारे साथ माने 10 की जगह जो अभी 6 आज दिखाई पड़े, 3 हैं। जब हमारी टीम निकलेगी तो चलेंगे। माननीय विधायक अस्थामा के जितेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह डिहरी के, एक जो है खगड़िया के विधायक आपको छत्रपति यादव जी, तो ये 6 विधायक आज हम लोग थे। देखिए ये तरारी विधायक हैं, काफ़ी चर्चित विधायक हैं, सुदामा प्रसाद नाम है इनका, और अभी ये कृषि उद्योग समिति के ये चेयरमैन हैं। इन्होंने जो बताया मैं लाइव करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना। मैं एक मैडम हैं, इस मैडम से भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। ये एक ऐसे क्षेत्र से विधायक हैं, काफ़ी चुनाव के पीरियड में काफ़ी चर्चित वो क्षेत्र था, और मैडम काफ़ी चैलेंज में अपने क्षेत्र से विधायक बनी हैं। अभी ये इस कमेटी के साथ आई हैं। इनका नाम आपको मैं बता दूं, मंजू अग्रवाल जी हैं, ये शेरघाटी की विधायक है। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि इनका विचार क्या है, ये क्या कहना चाहती हैं। देखिए ये शेरघाटी की विधायक हैं, श्रीमती मंजू अग्रवाल नाम है। मैडम आप सासाराम की सरजमी पे आई हैं, सासाराम में आई हैं, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद। इस कमेटी के साथ आई हैं, क्या मुद्दा आपका था? हम लोग को मुद्दा था, हम लोग कृषि उद्योग समिति के हमारे सभापति जी ने सारी बातों को रखा, और वही मकसद हमारा भी है कि लोगों को जो भी सरकारी योजनाएं जो आती है वो गरीबों, वंचितों, शोषितों, दलितों, ये सब को नज़र में रखते हुए आती है। और बटेदारी के विषय में बताए जो किसान को मिलती है मुआवजा, और हम चाहते हैं कि बटेदारों की भी हिस्सेदारी हो, क्योंकि वो मजदूरी करते हैं और बहुत मेहनत से आगे बढ़ते हैं और उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तो मैं इसमें भी सहमति जताऊंगी, और मैं यही चाहती हूँ कि लोगों की जो योजनाएं चलती है गरीबों, वंचितों, शोषितों, दलितों के लिए जो चलती है, वो ये बिचौलिया कोई भी विभाग को देख लीजिए आप, या जहाँ तक के मैं कहना चाहूँगी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे आपका कृषि विभाग हो, चाहे जो भी विभाग हो आपका, तो उसमें देखेंगे कि बिचौलिया मुंह मारते रहते हैं। और हमारे ईमानदार पदाधिकारी भी आते हैं, रहते हैं, ये नहीं कि ईमानदार पदाधिकारी नहीं है, लेकिन बिचौलिया इस तरह का भ्रमित कर देते हैं कि वो हमारे पदाधिकारी भी भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि यही सही कह रहा है। मैं चाहूँगी कि इस चीज़ को मैं दूर करूँ, और हमारे माननीय
उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी का सोच है कि मैं एक नया बिहार में नया स्तर से कार्य करूं और जो सही योजनाएं का लाभ है सही लाभुकों तक पहुंचे और हर एक तबके के लोगों का ख्याल रखा जाए। और जहां तक है गरीबों की, तो ये गरीबों की सरकार है, ये जनता की सरकार है और हर तबके के लोगों को सम्मान मिला है। A to Z की पार्टी है और हम लोगों को भी सम्मान मिला। आप देखे होंगे कि सरघाटी से हमें बुलाकर एक समाज सेवी को टिकट दिया गया, एक बनिया तेली को टिकट दिया गया और ये बहुत ही गर्व की बात है कि वहाँ सरघाटी क्षेत्र की जनता को मैं नमन करना चाहूँगी कि वहाँ के लोगों ने मुझे समझा और ये जीत हासिल की। और ये सरघाटी की जीत मेरी जीत नहीं है, हमारी जनता की जीत है। इन्होंने समर्पित होके मुझ पर विश्वास किया और मैं आई हूँ। अभी हमारा 2 साल होने को है और मैं भी चाहूँगी कि जो भी उचित कार्य क्षेत्र में हो, पूरे बिहार लेवल में जो भी जिला हमारे हैं, वहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं वो बिचौलियों से बचे और सही माने में कार्य करें ताकि हमारा सरकार के साथ साथ पदाधिकारियों का भी नाम और गरीबों का भी ध्यान रखा जाएगा। मैडम, एक प्रश्न है, सरकार आपकी है, सरकार की आवाज़ है, आप शेरघाटी की विधायक हैं, आप क्या इसमें सरकार दोषी नहीं है? बिचौलिया जो काम कर रहा है नहीं, ये बिचौलिया जमावड़ा लिए हैं कि सरकार की दोष नहीं है। सरकार तो हर एक जगह देख रहे होंगे हमारे माननीय तेजस्वी जी को कि हर जगह से उसको माने ठीक ठाक कर रहे हैं, है ना। तो ये सरकार अभी हमारे 2-3 महीने की सरकार है और धीरे धीरे उसको एकदम जड़ तक पहुंचेगी और ये खामियां जहां जहां है वो तो सुनवाई कार्रवाई होगी। तो इसमें आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी वो भी एक अच्छे नेक मुख्यमंत्री हैं, वो भी लगे हुए हैं। उनका भी कहना है कि जनहित में कार्य होगा, हम गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न है, चूंकि बात तो गुजर गई है लेकिन नाम कहीं ना कहीं से आपका आ रहा है। चुनाव के पीरियड में एक बयान को लेकर काफ़ी चर्चे में थी आप, क्या कारण था? देखिए, जनहित का जो कार्य होता है उसको लोग राजनीति में ले लेते हैं और राजनीति का खेल तो आप जानते ही हैं, अफवाहें का भंडार होता है। मैं हर जगह मानव धर्म को लेके मैं लड़ाई लड़ी हूँ, जनहित की लड़ाई लड़ी हूँ, गरीबों की लड़ाई लड़ी हूँ। ना मैं हिंदू की लड़ाई लड़ी हूँ, ना मैं मुसलमान की लड़ाई लड़ी हूँ, मैं इंसान की लड़ाई लड़ी हूँ। लेकिन जो राजनीति है उसको भ्रम में डाल करके जो भी अफवाहें फैलाई गई है, और मैं दावे के साथ आप लोग को विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप आइए हमारे क्षेत्र में, हमें सभी वर्गों का वोट मिला, हर एक बूथ पर हमारा वोट है, सभी लोगों का सम्मान मिला, सभी लोगों की इज्जत मिली और ये जनता की जीत है और जनता जीती है और आज मैं एमएलए हूँ। काफ़ी है इनका, जैसा इन्होंने कहा आप देख रहे हैं, मैं लाइव करा रहा हूँ। क्या बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। मंजू अग्रवाल उस महिला का नाम है, उस इंसान का नाम है जो हमेशा इंसानियत की आवाज़ बनी है, इंसानियत की आवाज़ उठाई हैं और कहीं ना कहीं आज जो कमेटी के साथ आई हैं किसानों के हित की आवाज़ बनी हुई है। चूँकि सभापति महोदय ने भी यही बात कहा कि मैं किसानों के हित की बात करने आया हूँ, किसानों के लाभ के बारे में करने आया हूँ, इस तरह से पूरे बिहार का भ्रमण कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं जिस कमेटी में मैं हूँ पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं किसानों के हित में काम करूँगा, ऐसा इन लोगों का कहना। मैं आपको मिला रहा हूँ फुलवारी शरीफ के विधायक से रूबरू करा रहा हूँ। काफ़ी चर्चित विधायक ये रहे हैं जिनका नाम गोपाल रविदास है। क्या सर, आप सासाराम की सरजमी पे आए हैं, शेरशाह की नगरी में आए हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपके चैनल से। एक सवाल है सर आपका, चूँकि आप फुलवारी शरीफ से हैं, काफ़ी दीवाने लोग हैं आपके, चुनाव में भी काफ़ी जो टिकट मिला था उस वक्त भी काफ़ी चर्चा हुआ था आपका कि गरीब इंसान को राजद का टिकट दिया गया है ना माले। विधायक से रूबरू करा रहा हूँ। काफ़ी चर्चित विधायक ये रहे हैं जिनका नाम गोपाल रविदास है। क्या सर, आप सासाराम की सरजमी पे आए हैं, शेरशाह की नगरी में आए हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपके चैनल से। एक सवाल है सर आपका, चूँकि आप फुलवारी शरीफ से हैं, काफ़ी दीवाने लोग हैं आपके,
चुनाव में भी काफ़ी जो टिकट मिला था उस वक्त भी काफ़ी चर्चा हुआ था आपका कि गरीब इंसान को राजद का टिकट दिया गया है, ना माले कि भाकपा माले के एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है। कैसा लगा था उस वक्त? बहुत ही अच्छा रहा। मैंने हम लोगों के 5 दल का महागठबंधन बना था और उस महागठबंधन में माले को टिकट फुलवाड़ी से मिली, इसका उम्मीदवार मैं बना। कोटा में गया था। हाँ। तो काफ़ी हस्तियों को आपने पटकनी दिया है। वो तो महागठबंधन से ही पता लगता है। 5 दल जब एक तरफ है और लड़ाई उस समय हो रही थी, न्याय और न्याय की लड़ाई थी। सांप्रदायिक ताकत जो आज फांसीवाद का रूप ले लिया है, इन ताकतों से लड़ाई थी और वहाँ की जनता ने जबरदस्त पटकनी देते हुए भारी मतों से बिहार का सेकंड वोट, आप पहला वोट जो माले को मिला वो बलिरामपुर विधानसभा में और दूसरा वोट बिहार का वो फुलवाड़ी से। फुलवाड़ी शरीफ को मिला। तो एक चीज़ ये बताइए कि क्या दीवानगी थी, वहाँ के लोग क्यों दीवाने थे आपके? देखिए, सबसे पहला तो सवाल था, आपने एनआरसी और का नाम सुना था? एनआरसी। हाँ, जिसमें खास करके दलित और मुसलमानों को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी। अच्छा, आप तो एक आवाज़ हैं, गरीबों की आवाज़ हैं, वैसे लोगों की आवाज़ है माले जो लड़ाई लड़ता है, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है उसकी आवाज़ माले सुना करता है। अभी कल ही आए हुए थे रामदेव बाबा, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाबा हैं वो। एक शब्द बोल के चले गए अपनी स्पीच में गजवाही को लेकर। आपने भी सुना होगा, अखबार के सुर्खियों में, चैनल के सुर्खियों में रामदेव बाबा सासाराम आए, उन्होंने गजवाही पे कहा, बयान दिया। बाबा रामदेव के बारे में शुरू से माले स्पष्ट रही। भाकपा माले शुरू से कहते रहा है कि बाबा रामदेव जो चोली जो पहने हुए हैं भगवा का, ये आरएसएस के आदमी है। जो चल करके रामलीला मैदान में, जिसमें ज़बरदस्ती रामलीला मैदान में सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, सलवार और जम्फर पहन कर भाग निकले, तो स्पष्ट ही हो गया था कि भाजपा के आदमी है, आरएसएस के आदमी है। और आरएसएस अभी उनका बहुत छटपटाहट है 2024 के लिए, क्योंकि उनको कोशिश थी कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे। भारी बहुमत मिल गया था नरेंद्र मोदी सरकार को, लेकिन बन नहीं पाया है। आपने देखा कि भाकपा माले ने ही स्पष्ट कही थी कि नवंबर आते आते बिहार में भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ देंगे, और 10 नवंबर के पहले ही ये सरकार गिर गई। और हमारी महागठबंधन की सरकार, जिसमें अब 2 दल और हैं, जिसमें जनता दल यू और हम, राजद, कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम, ये 7 दल हैं और 7 दलों की आज मजबूती से सरकार है और हम आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रश्न और है आपसे, अभी राहुल गांधी चल रहे हैं, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ने की आवाज़ उठाए हुए हैं, आप लोग कांग्रेस के साथ हैं। क्या 2024 में ये राहुल गांधी का ये जो चल रहा है पदयात्रा, ये लाभकारी होगा? देखिए, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बने हमारे लिए बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार ने संदेश दिया है कि सांप्रदायिक फांसीवाद को जो हमको बोलने पर लगाम लगा रहा है, संविधान की जो मूल भावना है, उस मूल भावना नरेंद्र मोदी जी है वो तोड़ना चाहते हैं संविधान को। तो एक एक जनता संविधान के साथ है और बतला दिया है बिहार के लोगों ने कि संविधान पर तुम हमला करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार से गद्दी से हटना पड़ा है और यहाँ पर 7 दलों की मजबूत सरकार बन गई है। पूरे देश को एक दिशा दिया है कि विपक्ष बिहार में जो नरेंद्र मोदी कहता था कि ये जो जीत का घोड़ा है बिहार होते हुए दिल्ली आएगा, वो बिहार ने रोक दिया है। एक चीज़ बताइए आप, क्या 2024 में ये दांडी मार्च का ही आवाज़ कहा जाए? गांधी जी ने आवाज़ दांडी मार्च निकाला था तो अंग्रेज़ों को भगाया था,
क्या राहुल गांधी का ये जो मार्च चल रहा है बीजेपी को हटाइए? नहीं, हम तो पहले ही बताया कि राहुल गांधी जो हो, अभी जो बेरोजगारी है देश के अंदर में, जो बेरोजगारी है, महंगाई है और संविधान पर हमले है, ये जबरदस्ती मुद्दा है। और इस मुद्दा के आधार पर बिहार में सरकार बन गई है और एक दिशा दिया है। 24 में केंद्र में आप लोग आ रहे हैं क्या? बिहार में से दिशा देते हुए नरेंद्र मोदी को 2024 में गद्दी से उतार कर रहेंगे और विपक्ष की सरकार बनेगी। देखिए, गोपाल रविदास हुए फुलवारी के विधायक हैं। इन्होंने जो कहा, चूँकि ये माले के विधायक हैं और माले हमेशा गरीबों की आवाज़ को उठाते आया है, इस तरह से मैं आप लोगों को रूबरू कराया और ये बताया कि इनकी आवाज़ क्या है, ये क्या चाहते हैं। बिहार से असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।